नमस्कार सुधाशील जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, थैंक यू, थैंक यू। सुधाशील जी, फाल्टा में तो वो डायमंड हार्बर मॉडल जो था वो तो औंधे मुँह गिरा। पुष्पा ढूँढे कहीं नहीं मिल रहा है, चौथे नंबर पर आया है और बहुत से लोगों को तो लगने लगा है कि ये जो नतीजे आए हैं जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा मतों से बीजेपी के उम्मीदवार ने हराया है इसको, ये जो फाल्टा का पहले किंग हुआ करता था, चौथे नंबर पर जो आया है जिसका कहीं मुकाबला ही नहीं था। तो हुँ। अब आपको लगता है कि अगर ऐसा ही वातावरण या भयमुक्त वातावरण 23 अप्रैल या 29 अप्रैल को होता तो शायद वो 80 सीटें भी ममता बनर्जी को ना मिल पाती। नहीं अंजू जी, मैं आपका जो ये सवाल है इसका 2 पहलू है, तो मैं एक-एक करके दोनों ही आपको समझाऊँगा, आपके दर्शकों को भी बताऊँगा, इसके लिए थोड़ा टाइम मुझे लगेगा। तो ये जो फॉल्टा का इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, एक टाइम में तो देखा जाए तो भाजपा का बहुत बड़ा जीत है, 1 लाख से भी ज़्यादा मार्जिन वो भी साउथ बंगाल का सीट में। नॉर्थ बंगाल में भाजपा का अच्छे पकड़ था, लेकिन साउथ बंगाल में ये जीतना ये तो बहुत हिस्टोरिक हो गया। ऊपर से टीएमसी जो है वो 4th पोज़ीशन में आ गया, तो भाजपा को अभी खुश होना चाहिए। यही आपको आम नजर में लगेगा, लेकिन बात इतना सीधी नहीं है। फॉल्टा का जो रिजल्ट है वो भाजपा को स्पेशली बंगाली हिंदू जो है उसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक बड़ा पैराडिम शिफ्ट हो रहा है और ये अगर बंगाली हिंदू नहीं सोचते हैं, नहीं समझते हैं, तो अगले दिन ये जो ममता रिजिम में हुआ था ना, उससे भी बदतर सिचुएशन उनको होने वाला है। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ? देखिए, मैं बंगाल पॉलिटिक्स 1998 से फॉलो कर रहा हूँ और ये जो सेफोलॉजी का काम है वो मैं 2007 से कर रहा हूँ, तो करीबी मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो अभी भी बहुत सारे लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि बोलते हैं आपका बाल सफेद नहीं हुआ है, आपको कितना पकड़ है। लेकिन लेकिन जब रिजल्ट आउट हुआ था ना 4th मई को, उसके बाद 5th या 6th में मैं एक टीवी शो में आया था, एक नेशनल लेवल का टीवी शो में, हिंदी में वहाँ पर डिबेट हो रहा था। तो मैं वहाँ पर एक ही बात उन लोगों को बोल रहा था कि भाई आप लोग ना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, इनका जो टाइम था वो खत्म हो गया। दे आर इररिलेवेंट इन बंगाल पॉलिटिक्स नाउ। आज से 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, मुझे टाइमलाइन पता नहीं है, बट उसके बाद इनका नाम लेने का कोई बचा नहीं रहेगा, इसका झंडा पकड़ने का कोई बचा नहीं रहेगा। तो टीएमसी का जो प्रवक्ता था उन्होंने बहुत गाली दिया, जो एंकर थे उन्होंने भी जो रोकी कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि एक पार्टी का 80 एमएलए है तो उसका रिलीवेंसी खत्म हो गया, ये तो बहुत बड़ा बयान हो गया। तो वही बोला, मुझे सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन आज फॉल्टा इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें ही पता चल गया कि कैसे टीएमसी इररिलेवेंट होते जा रहा है। अब सोच लो, एक पार्टी जो विरोधी है, यहाँ पर मेन मेन ऑपोजिशन है, वो बस 20 दिन भी नहीं हुआ उसका कैंडिडेट नोटा के साथ फाइट कर रहा है। जो कांग्रेस जिसको साउथ बंगाल में कुछ अता पता नहीं था, जो सीपीएम जिसका वोट बैंक 10% से नीचे था, वो बस शून्य से महाशून्य पे जाने के लिए तैयार था, वो सारे के पीछे आ गया। नोटा के साथ अच्छे फाइट करके 4th पोजीशन में वो आ गया। तो ये अगर किसी पार्टी का सिचुएशन हो जाता है तो वो पार्टी कितना इररिलेवेंट है, जो मैंने यहाँ पर जो 6 मई या 7 मई का शो में ही बोल दिया था, वो आज 24 मई के आके ये प्रूव हो रहा है। ये तो गया पहले पॉइंट। लेकिन दूसरे जो मैं मेन पॉइंट में बात करना चाह रहा हूँ कि बीजेपी को इतना खुश होने का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर फॉल्टा जो है, उस फॉल्टा में भाजपा को 70% के आजू-बाजू में वोट मिला और यहाँ पर सीपीएम जो है उसको 25% के आजू-बाजू में वोट मिला। क्यों ये वोटिंग हुआ? जो सीपीएम बस 20 दिन पहले उसको 6% के आजू-बाजू में वोट था, वो कैसे जंप करके 25% में आ गया? क्योंकि फॉल्टा का अगर आप असेंबली अच्छे से एनालिसिस करते हो तो वहां पर 30% मुस्लिम वोट है। तो उसके मतलब 70% वोट जो भाजपा को मिला है वो 100% हिंदू वोट कंसोलिडेशन हो गया। ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप ऑपोजिट साइड में देखो तो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो भी 100% कंसोलिडेटेड है। जो इतने दिन टीएमसी के साथ था क्योंकि उसको लग रहा था टीएमसी सत्ता में है, वो जो भी हिंदू के अगेंस्ट काम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मंदिर तोड़ना फोड़ना, यहाँ पर हिंदू महिलाओं का बलात्कार करना, सब कुछ उसको खुले खुले छूट दिया गया था। अब भाजपा आ गया तो ये सारे बंद हो गया। जो भी दाढ़ी वाले, टोपी वाले चाचा थे, सब लोग अभी हेलमेट पहनने के लिए मजबूर हो रहा है, तो उनका वो फ्रीडम नहीं मिल रहा है। उनका जो बांग्लास्तान का सपना है वो सच नहीं हो सकता है। तो इसलिए इमीडिएटली 20 दिन के अंदर उन्होंने अपना पॉलिटिकल बाप जो है वो चेंज कर लिया। 100% मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड है और वो सीपीएम में चले गए क्योंकि टीएमसी रिलेवेंट हो गए हैं। अभी एक चीज यहाँ पर दिक्कत आ जाएगा क्या? ये जो बीजेपी का वोट बैंक शिफ्ट हुआ है,
तो आप अगर देखो, मैं मेरा हिंदी चैनल में उसका डिटेल डेटा एनालिसिस दिया है कि 2001 से कैसे डेटा चेंज हो रहा है। तो 2011 वहां पर सिग्निफिकेंट चेंज हुआ था, लेफ्ट का वोट तब बीजेपी में शिफ्ट हुआ चालू हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर सीपीएम जाने वाला था। उसके बाद 2016 जो इलेक्शन हुआ था, ममता बनर्जी का सेकेंड रिजिम जो चालू हो रहा था तब का, तब वहां पर लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस हो गया। तो लेफ्ट का बहुत सारे वोटर इसमें गुस्से में था और वो बीजेपी पे आ गया। तो इसके मतलब भाजपा का जो अभी का वोट बैंक है, जो हिंदू वोट बैंक है, उसमें बहुत सारे मार्क्सिस्ट लोग अभी घुस से बैठे हैं, जिन लोगों का काम ही है कि ये हिंदुओं के अगेंस्ट में बोलना। तो इसके मतलब जो मुस्लिम वोट बैंक है वो अनडिवाइडेड है, वो सीपीएम के पास है। लेकिन जो बीजेपी के पास हिंदू वोट बैंक है उसमें स्प्लिट हो सकता है। और अगर हिंदू सोचते हैं कि 4 मई के बाद उसको सब कुछ हो गया, अभी ठीक है चलो मैं दूसरे कोई पार्टी को ट्राई करता हूं, अगर गलती से भी सोचते हैं तो ये भाजपा का गवर्नमेंट टूट सकता है और वहां पर आ जाएंगे सीपीएम, जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास अभी फ्रेश फेसेस है। ये जो 34 इयर्स का अत्याचार था सीपीएम का, ये अभी का लोग नहीं जानते हैं। तो ये सीपीएम का रिवाइवल एक बहुत बड़ा संदेश है बंगाली हिंदू के लिए। अगर वो जैसे 2026 का 23 और 29 अप्रैल यूनाइटेड था और यूनाइटेडली वोट करके भाजपा का गवर्नमेंट लाया, इसलिए अभी जिंदा है, वो अगर थोड़ा सा भी शिफ्ट होता है तो वो फ्रीडम फिर से जाने वाला है, वो दिक्कत में आ जाएगा। तो भाजपा को इसके ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन बंगाली हिंदू को फौलता का रिजल्ट देख के ये समझ लेना है, मुस्लिम अभी भी यूनाइटेड है और वो एगेंस्ट में है। कुछ भी हो जाए वो भाजपा के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि उसको चाहिए ऐसे एक पावर जिसके अंदर वो कानून तोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये बंगाली हिंदू अगर नहीं समझते हैं तो दी एंड। और आप ये सोचिए कि 34 साल तक तो लेफ्ट का शासन रहा है और उस दौरान भी यही सारी एट्रोसिटीज होती थी। उस वक्त भी ये एकदम। इसी तरह से हिंदुओं को टारगेट करते थे। और फिर जब ममता आई तो ममता का वोट बैंक या कैडर कहां से आया? वो यही तो लेफ्ट के लोग थे जो ममता के साथ आ गए, तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ गए और इन्होंने वही अत्याचार करने का अपना ट्रेंड जो था वो जारी रखा। तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि सीपीएम का रिवाइवल एक खतरनाक ट्रेंड हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो आप ये देखो ना कि 208 सीटें बीजेपी की हो गई हैं और शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, ममता दीदी कैसे बौखलाई घूम रही हैं। ममता ने क्या कहा कि मैं तो इंतजार कर रही हूं कि कब दिल्ली की सत्ता गिरेगी। आप सोचिए, ममता बनर्जी आज भी उनकी अकड़ नहीं गई है, अभी भी ऐंठन जा रही है, अभी भी कह रही है कि देखिए कितनी धांधली हुई है फाल्टा के चुनाव में। यही बात अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं। मतलब वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया। ये तो होना ही था अंजू जी। आप अच्छे से समझिए बंगाल पॉलिटिक्स को। यहाँ पर भाजपा के अगेंस्ट कौन लड़ रहे थे? भाजपा के अगेंस्ट था टीएमसी, भाजपा के अगेंस्ट था कांग्रेस, भाजपा के अगेंस्ट था सीपीएम। लेकिन ये लोग सारे इंडिया अलायंस के पार्टनर है। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब शुभेंदु अधिकारी जी ने जो बात बोला था कि लड़ाई है हिंदू बना मुस्लिम लीग टू, अब उस मुस्लिम लीग टू का बहुत सारे फ्रेंचाइजी है। किसी को आप टीएमसी नाम दे दो, किसी को कांग्रेस नाम दे दो, किसी को सीपीएम दे दो, किसी को एजीयूपी दे दो, किसी को आईएसएफ दे दो, किसी को आईमीम दे दो। लेकिन सारे तो है एक ही मतलब के, एक ही जगह में। मैं दो एग्जांपल दूंगा तो ममता बनर्जी के बाद में मैं थोड़ा देर में आता हूं, ये समझना जरूरी है। देखिए, जब वॉकअप लेके ये लोग इतना भयंकर प्रोटेस्ट कर रहा था मुस्लिम लोग, जहां पर मिनिस्टर सिद्दीकुल्ला चौधरी ने बोला कि मैं जिला को पहले टाइट करता हूं, उसके बाद आगे कोलकाता को टाइट करूंगा। उसके बाद मालदा मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के ऊपर हमला हो जाता है, हिंदुओं को घर चुन चुन के वहां पर तोड़ा जाता है, उसका दुकान जलाया जाता था। हिंदू महिलाओं अपना जान बचाने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए वहां से घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो वहां पर दो शख्स का कातिल हो जाता है, उनका सर कटा जाता है और वो भी पूरा नहीं, आधा काट के छोड़ देता है। उसका फैमिली जब पुलिस को फोन करता है कि भाई आओ हमें बचाओ, तो बोलता है कि वो नवान्ना का 14 तला से हमारा परमिशन नहीं है, मतलब ममता बनर्जी का परमिशन नहीं है, हम नहीं आ सकते। तो क्या नाम था उस दोनों बंदे का? हरगोविंद दास और चंदन दास, दोनों ही बाप बेटे थे। और कहां पर वो थे? वो भाजपा का सपोर्टर नहीं, वो सीपीएम का सपोर्टर थे। लेकिन वो क्या करते थे, हिंदुओं का जो मूर्ति होता है वो बनाते थे और वो बेचते थे। इसलिए उन लोगों को टारगेट हो गया, उनको काट दिया। अभी जो हथियारा है वो है तृणमूल का कैडर, तृणमूल का गुंडा बाहिनी, हरमत बाहिनी। लेकिन इन लोगों को बचाने के लिए कौन फिर वकील वहां पर खड़ा हो जाता है? वो है एक लेफ्ट का बंदा, जिसको लास्ट लोकसभा चुनाव ने ये सीपीएम ने अपना कैंडिडेट किया था। अब सोच लीजिए, उनका खुद का वर्कर उनका इतना बुरी तरीके से उसका कातिल हो जाता है, सर कट देता है और फिर जो काटता है उसको बचाने के लिए ये कोशिश करता है।
अब रिसेंट एक्टिविटी देख लीजिए, विकास रंजन भट्टाचार्य जो राज्यसभा का एमपी भी था, बहुत यहाँ पर जाने माने लॉयर है। तो यहाँ पर देवराज चक्रवर्ती और अदिति राय एक कपल है, जो नॉर्थ 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर अभिषेक बनर्जी का जितना भी काले कारनामा है, बाली तस्करी, गो तस्करी, जितना भी है, सब ये लोग करते थे। और इन्होंने 5 साल के अंदर 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बना लिया। अभी इनका इन्वेस्टिगेशन शुभेंदु अधिकारी ने चालू करने को बोला तो चालू हो गया। तो इनके बचाव के लिए वो विकास रंजन भट्टाचार्य केस लड़ रहा है सीपीएम का। तो टीएमसी और सीपीएम कहां अलग है? और इसके बाद जब यहाँ पर हल्ला होता है तो ये विकास रंजन भट्टाचार्य बोलते हैं कि भाई ये सब कुछ बात नहीं है, अगर ममता बनर्जी के अगेंस्ट केस होते हैं और ममता बनर्जी मुझे बोलता है कि आप केस लड़ो तो मैं उनके लिए भी केस लड़ूंगा, तो टीएमसी सीपीएम कहां पर डिफरेंट है? आपको यही समझना है कि ये एक फ्रेंचाइजी है जो मुस्लिम लीग 2 का है, वो अलग अलग नाम में है, अलग अलग बकेट में है। ममता बनर्जी ओपन दावा देता है कि जो लेफ्टिस्ट है, जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, वो आ जाओ, मेरे हाथ पकड़ो, हम लोग हमारा वोट इकट्ठा रखेंगे और फिर बीजेपी को यहाँ पर हटाने का कोशिश करेंगे। तो उनका मकसद क्या है? और ये जो दिल्ली वाली बात आप बोल रहे हैं ना, तो बांग्लादेश से क्या फरमान आया था ममता बनर्जी के लिए कि ममता बनर्जी आप हार गए हो, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश का 17 करोड़ मुस्लिम आपके साथ है, आप दिल्ली जाओ और नरेंद्र, वही लाइन में ममता बनर्जी बात कर रही है, दिल्ली से यहाँ पर हटाना है। मंजू जी, यहाँ पर बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है। ये अभिषेक बनर्जी, ये ममता बनर्जी, ये टीएमसी अकेला नहीं है, ये सीपीएम, कांग्रेस, ये सब छोड़ दीजिए। भारत के खराब जो चाहते हैं, भारत को जो टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, जो आउटर वर्ल्ड में बैठता है, नरेंद्र मोदी 2014 में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जिनका जो दुकान था भारत में जो चलता था, बंद हो गया था, उनका फंडिंग इनके साथ है, उनका सपोर्ट है, और उस लाइन में ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग कोई छोटे मोटे पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा भारत के एगेंस्ट, भारत को टुकड़े करने का प्लान है। नहीं तो बांग्लादेश से जितने बार भी ये दवात आते हैं कि पश्चिम बंगाल को भारत से अलग कर लो ममता बनर्जी, आपको बांग्लास्तान बनाना है, वहां का आपको प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, तो वहां पर ममता बनर्जी का कोई बयान नहीं होता है। आप सोच लीजिए, बहुत बहुत गहरी चीज यहाँ पर चल रहा है। आप सही कह रहे हैं, बहुत गहरी चीज यहाँ पर चल रहा है। और अभी जो वो अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो कि दिल्ली में लैंड नहीं करता है, कोलकाता में लैंड करता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की नन्स से मुलाकात करता है, और एक दिन पहले वही नन्स ममता बनर्जी के साथ मुलाकात करती हैं। तो किसकी मैसेंजर थी? क्या खिचड़ी पक रही है? मार्को रूबियो आया क्यों कलकत्ता? सवाल तो ये भी था। और यहाँ पर दो और चीज हो जाता है। इसके पहले जब हिलारी क्लिंटन भारत में आते थे, आई थी, तो सबसे पहले जाके ये कालीघाट में ममता बनर्जी के घर में जाके मीटिंग किया, क्यों किया था? और दूसरी बात देखिए, जब ये आ रहे थे यूएस से, तब वहां पर जो गोविंदा प्रधान है तुलसी गैबर्ट, उनको सरप्राइजिंगली रिजाइन करना पड़ा। सारे क्या इतना ही मतलब हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ ना कुछ कनेक्शन नहीं है? और ये सारी चीज कब हो रहा है? जब ममता बनर्जी सत्ता से गए। और दूसरी बात, एक चीज देखिए, ममता बनर्जी 4 तारीख को हारने के बाद घर में घुस गए, बाहर नहीं निकल पाए। जब भी बाहर निकलती थी तब चोर 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 सुनना पड़ते थे। फौलता में वो कोई रैली करने तक नहीं गए। लेकिन जब ये विजिट हो जाता है, उसके दूसरे दिन ही आ जाके ममता बनर्जी वहां पर बयान देती है कि सीएम क्या कर रहा है, आप औकात में रहो। जो उर्दू में है, उसका वो सीएम का बात मत सुनो, मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन चला चुकी हूँ। बहुत सारे बातें कर रहा है, और वो इतना एनर्जी के साथ बात कर रहा है तब जब ये कलकत्ता का विजिट होता है। तो जो मैं आपके सवाल के पहली इंडिकेशन दिया था कि यहाँ पर बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है, वो बस कोई लोकल पॉलिटिकल गेम नहीं है, आप वो समझ लीजिए। डॉट कनेक्ट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ममता बनर्जी ने मार्को रूबियो की विजिट के बाद ही तो ऑडियो, वो वीडियो जारी किया है जिसमें वो इस तरह एकदम। की बातें कर रही थी। और संविधान बड़ा है या बंदूक बड़ी है, संविधान में ताकत है, बंदूक में ताकत है, हम देखेंगे। तो ममता को तो पता है बंदूक में ताकत है, ममता कहाँ संविधान को मानती थी, लेकिन आज संविधान की दुहाई दे रही है। हो सकता है राहुल गांधी से वो लाल रंग का संविधान की किताब ले लियो जिसके सारे पन्ने खाली हैं। आप वही बात कर रहे हो, मैं तो पहले ही बड़े पप्पू का बात किया था कि हर स्टेट में एक एक पप्पू है, और उसके सबसे बड़ा बाप पप्पू दिल्ली में बैठता है, जो लाल संविधान लेके घूमते हैं। तो जब ममता बनर्जी हार जाती है तो उत्तर प्रदेश का पप्पू क्यों आ जाता है यहाँ पर मीटिंग करने के लिए, और बोलते हैं कि ममता बनर्जी हारी नहीं, सेकेंड हुए हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो मैसेज वहां से आया था, जो कनेक्शन नहीं हो रहा था। अब सोच लीजिए, उस पार्टी का वेस्ट बंगाल से क्या लेना देना है?
एक भी कहीं पे भी उनका कैंडिडेट नहीं है, कुछ भी संगठन नहीं है, वेस्ट बंगाल के अभी का कोई इलेक्शन नहीं है, तो तुरंत उसको क्यों भाग भाग के आना पड़ा कलकत्ता। और जब भी ये सारे मीटिंग होता है, तब ये बुआ भातीजा का बॉडी लैंग्वेज अब देख लो, दूसरे दिन क्या कैसे चेंज हो जाता है, क्यों चेंज हो जाता है। यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा कंस्पिरेसी चल रहा है, और ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कुछ ही दिनों में एनआईए यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बहुत सारे काले कारनामा सामने आएंगे, जो पूरा भारत को छोड़ दीजिए, पूरा दुनिया को चौंका देंगे कि ये लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम में क्या कर रहा था, भारत का कितना मतलब इसने कर दिया हार्म। वो सारे चीज सामने आएंगे। हम लोग अभी मुंह नहीं खुल सकता है, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट आ रहे हैं हमारे पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुछ ना कुछ तो बड़ी खिचड़ी पक रही है। मार्को रूबियो बिना मतलब की तो आया नहीं होगा, कोई ना कोई संदेश लेकर आ रहा है। वो एफसीआरए का जो बिल आने वाला है जुलाई महीने में, जिसमें कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है उस पर भी ताला लगने वाला है, क्योंकि फंडिंग एफसीआरए लाइसेंस तो रद्द हो चुका है, अब तो हम्म। प्रॉपर्टी सीज होगी, एसेट सीज होंगे, तो उससे भी ये लोग बिलबिलाए हुए हैं। और नॉर्थ ईस्ट से लेकर, बंगाल से लेकर, तमिलनाडु से लेकर पंजाब में किस तरह के कन्वर्जन रैकेट चल रहे हैं, क्या क्या इनकी चालबाजी चल रही है, किस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो वो सब चीजें भी धीरे धीरे करके सामने आ रही है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाह रही हूँ कि अब तो शुभेंदु अधिकारी ने सीधे सीधे कह दिया है कि सभी डीएम्स को की डिटेंशन सेंटर बनाइए, हम्म। पहचानिए रोहिंग्या को, घुसपैठियों को वहां पर छोड़िए और उसके बाद सीधे उनको बीएसएफ के हवाले कर दीजिए। ममता बनर्जी कह रही है मैं तो कोई भी डिटेंशन सेंटर नहीं बनाने दूंगी। किस हैसियत हम्म। से बोल रही हो ये सब कुछ? क्या अभी भी अपने वोट बैंक को बचाने में लगे, जो अब उनके साथ है ही नहीं, सीपीएम की तरफ चला गया है? नहीं नहीं, ममता बनर्जी तो हमेशा झूठ के राजनीति करते हैं, अभी भी वो झूठ ही बोल रही है। क्योंकि ये जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर का ऑर्डर था, ये इलेक्शन के पहले ही आ गया था, और वहां पर ममता बनर्जी का जो गवर्नमेंट है उसके लिए अप्रूवल भी दे दिए थे। अभी वो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो शुभेंदु अधिकारी जी बोल रहे थे, ये तो भाजपा का संकल्प पत्र में ही था, कि जहां पर अमित शाह जी ने भी बोल दिया था 3D के बाद, कि अभी तो हम लोग डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद वोटर लिस्ट से डिलीट करेंगे, और फिर जब भाजपा का गवर्नमेंट फॉर्म होगा तो हम डिपोर्ट करेंगे। वही प्रोसेस अभी चालू हुआ है, और ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई छोटे मोटे राजनीति नहीं है। सीपीएम का वोट बढ़ रहा है, भाजपा जीत रहा है, ये सब इतना सीधा चीज नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। आप सोच लीजिए, साद रेड्डी करके एक बंदा जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल में आता है। चलो, अभिषेक बनर्जी बोलते थे कि भाई बॉर्डर में तो बीएसएफ है, बीएसएफ तो अमित शाह जी के हाथ में है, तो इसका पूरे जिम्मेदारी उनको जाता है, मैं मान भी लेता हूँ। लेकिन ये बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कहां पर आता है, कहां पर लैंड करता है? वेस्ट बंगाल में। ये वेस्ट बंगाल किसके जुरिस्डिक्शन में है? ममता बनर्जी। वही सीएम है, वही होम मिनिस्टर है। मतलब मैं 4 मई का पहले का बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये साद रेड्डी का 3-3 वोटर कार्ड बन जाता है 3 असेंबली में, एक नहीं, दो नहीं, 3। और ये ममता बनर्जी के लिए वोट बैंक बन जाते हैं, और उसके बाद ये चले जाता है केरला, जहां पर जाके टेररिज्म का काम करते हैं। असम का एसटीएफ जब आते हैं, तब उनको वहां से पकड़ के लेके आता है, हमको पता चलता है ये टेररिस्ट है। मेरे घर से कितना 10-12 किलोमीटर दूर होगा बसंती, जहां से एक कश्मीरी टेररिस्ट को मिलता है, जो कश्मीर से सीधा आ जाता है, यहाँ पर उसका वोट बैंक है। यहाँ पर नोदिया डिस्ट्रिक्ट में एक बंदे को मिलता है, जिसको एनआईए ने अरेस्ट करता है, क्योंकि उसको टेररिज्म के साथ, आईसिस के साथ डायरेक्ट जॉब मिलता है। और उसके बाद जब हम लोग मीडिया पर्सन उसके घर में पहुंचते हैं, तो उनकी माँ ये बयान देती है कि भाई मेरे बेटा तो टीएमसी करते थे, उसको क्यों उठा के लेके गए थे। तो आप समझ लीजिए कि ये टेररिज्म के साथ ये टीएमसी का कितना कितना करीबी संजोग है। तो वो जो चीज है, ममता बनर्जी अभी वही वोट बैंक कुछ इसका अलग नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा मुस्लिम लीग 2 का वोट बैंक है। अभी ममता के पॉकेट में था, बाद में सीपीएम में जा रहा है, सीपीएम में नहीं करेगा तो कांग्रेस में जाएगा, वो सारे छोड़ दीजिए। ये लोग मेनली जो चल रहा है, जो भारत के अगेंस्ट में काम करना चाहता है, भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, वो जैसे उंगली हिला रहा है ना, ये लोग ऐसे ही बयान दे रहा है, ऐसे ही काम करने के लिए मजबूर हो रहा था। इसलिए बंगाल को जितना इतना इतना जरूरत थी। अगर यहाँ पर नहीं होता तो शायद पश्चिम बंगाल का पार्ट नहीं होता, बांग्लादेश में वही सारी चीज होता था। क्योंकि आपको याद है, जब शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़ रही थी, तब वहां पर कहां से नहीं पता नहीं कॉर्नेल आ जाता है, जो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो हुंकार छोड़ते हैं कि 4 दिन के अंदर हम कलकत्ता जीत लेंगे। तो सब लोग तो हमने पहले मजाक में लिया था, बट बाद में जो रिपोर्ट आना चालू किया, वो लोग ऐसे हवा में नहीं बात कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को फाइट करने का जरूरत नहीं है। उनका जो स्लीपर सेल है, वो पूरा यहाँ पर छा गए हैं।
ये जो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर रीजन है, यहाँ से काठमांडू से होके पूरा कनेक्शन आते हैं। यहाँ से पूरा आईसिस का रिक्रूटमेंट चलता है। वो उस रूट से नेपाल जाता है, नेपाल से पाकिस्तान होता है, उसके बाद आईसिस का ट्रेनिंग लेकर आता है, फिर सेम रूट से वापस आ जाता है। और इसलिए फेंसिंग नहीं करने दिया गया इतने दिन। और ये लोग स्लीपर सेल बन के अभी बैठा है। यहाँ पर एक भी सिग्नल आता है ना तो ये लोग एक्टिवेट हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, कितना ऐसे यहाँ पर बैठा है किसी को नहीं मालूम है। तो अगर ये डिपोर्ट नहीं होता है, फिर से डिटेक्ट नहीं होता है, तो भयंकर मुसीबत आ जाएंगे। आप कह रहे हैं ना भयंकर मुसीबत आ जाए, खबरें तो इस तरह की भी आ रही थी, खुफिया रिपोर्ट्स ये थी आईबी की कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की भी साजिश थी। ये जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये एकजुट होकर जो इन्होंने कोलकाता में किया, वो वैसा ही कुछ ड्रामा करने वाले थे। कहीं ना कहीं उनकी साजिश ये थी कि बड़े पैमाने पर एक तरह से ऐसी अराजकता फैलाई जाए बंगाल में कि फिर से हिंदुओं को टेरराइज किया जाए। एकदम देखिए, यहाँ पर जो एजेंसीज हमारे लिए काम करते हैं, हम लोग तो चैन से सोते हैं। ये लोग जो 24/7 काम करते हैं, वहां पर ये लोग कितने चीजों को न्यूट्रलाइज करते हैं, हमको कुछ पता नहीं चलता है। बाद में मूवी में आता है, वेब सीरीज में आता है, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। लेकिन एक्चुअल में डे बाय डे ये लोग करते हैं। और जब एक भी चीज इन लोगों से चुक जाता है, तो तब भयंकर कुछ होता है। तब हम लोगों को पता चलता है कि भाई ऐसे हो गया। हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि ये लोग क्या सो रहे थे? नहीं भाई, ये लोग नहीं सो रहे थे। ये लोग इतने कुछ न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसलिए हमको डेली ऐसे नहीं दिखने को मिल रहा है। फिर जो बात है, यहाँ पर बहुत सारे टेंशन है, क्योंकि देखिए, यहाँ पर मिनिस्टर अगर कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ये बयान देता है कि आप लोग क्या पाकिस्तान लेके गर्व कर रहे हो, आपका एक मिनी पाकिस्तान तो हमारा कोलकाता में है। यहाँ पर वो सारे जो एरिया है, मेटिया बुरुज, ये राजा बाजार, यहाँ पर कोई पुलिस जा ही नहीं सकता अंदर। एक पुलिस का बेटी का अपहरण हो जाता है, वहां पर एक मुस्लिम उसको उठा के लेके जाते हैं, और वो नाबालिग है। तो उनके पास जब पुलिस, उनके बेटी ऐसे होता है, तो वो बोलते हैं उनके ऑफिस में जाके कि इस घर में है, पूरा इंफॉर्मेशन है। पुलिस वहां पर नहीं जा पाते। ये जो सीपीएम वालों इतने बड़े बड़े बात करते हैं ना, उनके टाइम में वहां का कोलकाता का एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर इस एरिया में घुसने का कोशिश किया था, उसका कातिल हो जाता। ये सिचुएशन है, आप सोच लीजिए। ये जो गुलशन कॉलोनी, यहाँ पर 2,500 वोटर है, लेकिन यहाँ पर रेसिडेंट कितने थे? 2.5 लाख। कहां से आए इतने रेसिडेंट? सारे ये जो चीज हो रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा टेररिज्म का एक्टिविटी चल रहा था, और इनको प्रोटेक्शन, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा था। आपको क्या लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन को ये मालूम नहीं है? आपको क्या लगता है, इंटेलिजेंस पूरा की पूरा फेल है? नहीं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन इनको कुछ करने का इजाजत नहीं थे। क्योंकि ये लोग जब वोटिंग के टाइम आते थे, तो वोटिंग के टाइम इन लोगों के लिए काम करते थे, इसको सत्ता में रखते थे, और बस सत्ता के भूख में देश को ये लोग ऐसे बेच रहे थे। अभी इनके हाथ से पावर गए, तो इन लोगों को लगा था कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, पैसा वैसा देके सब मैनेज हो जाएगा, जो इतने दिन हमारे लिए किया था उसके वो अभी भाजपा के लिए जाएगा, तो सारी चीज अंदर अंदर सेटिंग हो जाएगा। लेकिन भाजपा ने वो डोर क्लोज कर दिया कि किसी को नहीं चाहिए, अगले 3 महीने तक मैं किसी को एंट्री नहीं देने वाला हूं। ये लोग को छोड़ के हमने जीता है, तो इन लोगों के लिए बहुत मुसीबत खड़ा हो गया। ऊपर से सीएम शुभेंदु अधिकारी जी ने सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट कुछ भी चार्जेस है वो उठा रहा है। और हमें तो ये लगता है कि जितने चार्जेस एक्चुअल में है, उसका 1% भी अभी सामने नहीं लेके आ रहा है, क्योंकि इतना जेल में जगह नहीं है। लेकिन ये सारी चीज जो हो रहा है, इसका जो नेटवर्क है, धीरे धीरे टूट रहा है, और इसका जो बाहर का कनेक्शन है, वो इसलिए खुद आ रहा है यहाँ पर मैसेज देने के लिए। तो सिचुएशन तो बहुत यहाँ पर क्रिटिकल है, बट मुझे लगता है, यकीन भी है कि यहाँ पर एजेंसीज काम कर रहे हैं, इसलिए अभी तक बड़ा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 4 तारीख के बाद कोशिश तो बहुत किया गया, छोटे छोटे इंसिडेंट से वो तो मालूम पड़ रहा है। बिल्कुल, 4 तारीख के बाद कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से जिस तेवर के साथ शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं ना, उसके सामने ये सब पस्त हो गए हैं। अब आप देखिए कि राकेश सिंह जो बीजेपी के एक नेता है, उनके बेटे को 6 महीने तक जेल में डाले रखा, सारे फॉल्स एक्यूजेशंस उस पर लगाए गए थे। वो तो यंग सा लड़का है, वो क्या करता होगा ममता बनर्जी के खिलाफ, जो उसको जेल में डाल कर रखा। अभी तो शुभेंदु अधिकारी ने उसको भी उठवा लिया है ना, वो जो संदेश खाली वाला गुंडा था ममता बनर्जी का, शाहजहां शेख। तो ममता बनर्जी का तो एक एक जो गुंडा है उसको उठा उठा रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो त्राही त्राही तो मची हुई है ना टीएमसी में फिलहाल तो। नहीं, ये तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का मोडस ऑपरेंडी था ही। मेरे घर में, मैं क्या हूं, कि यूट्यूबर हूं। मेरा 17 साल का आईटी करियर को छोड़ा, क्योंकि मुझे लगा अगर
हिंदू बंगाली जो है उसको अगर नहीं जगा पाएंगे तो उसको मालूम ही नहीं है क्या चल रहा है। इतने सारे चीज जो चल रहे हैं यहाँ पर वो खत्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो वो कोशिश में मैंने यूट्यूब में कोशिश किया और वो मैं बंगाली में बोलता था। कितने लोग सुनते थे? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जो भी मैं बात बोलता था विथ एविडेंस, एविडेंस छोड़ के मैं कभी कुछ बात नहीं बोला है। लेकिन उसके लिए भी मेरे घर में ये 22 पुलिस ऑफिसर भेजे, उसमें 17 मुस्लिम। क्यों? मेरे घर में मेरे सब कुछ लेके गया, लैपटॉप से लेकर फोन, माइक्रोफोन जिसमें मैं बात करता था वो तक लेके गया। वो तो छोड़ दीजिए, मेरे बीवी की एक मोबाइल थी जो 6 महीने में नहीं हुआ था, ईएमआई चल रहे थे, वो भी लेके गए। मेरे बेटे के जो लैपटॉप है वो उठा के लेके गए हैं। मेरे घर में जो सीसीटीवी है, मैंने शायद आपको बोला भी था कि मेरे बीवी ड्रेस चेंज करी थी, वो रिकॉर्डिंग थी, वो भी वो छीन के लेके गए थे। तो ये था टॉर्चर। और उसके बाद आपको मालूम है हाई कोर्ट में क्या होता है, मैं जाऊंगा और केस उठ जाएगा, ऐसे नहीं है। तो क्या है, वो शायद थर्सडे था जहां पर अपील हुआ, फ्राइडे हियरिंग नहीं हुआ। तो मेरे लॉयर मुझे बोलता है कि भाई अब जो भी हो ना, ये सैटरडे संडे घर में मत रहो, अब कहीं पे भी चले जाओ, छुप जाओ। मैंने बोला क्यों, मैं तो कुछ गलत नहीं किया। बोला अरे भाई ये गलत का बात है ही नहीं। ये लोग क्या करेंगे, आपको एक नोटिस सर्व कर दिया जब आपके घर में रेड डाला, फिर सैटरडे एक नोटिस डाल देंगे, संडे एक नोटिस डाल देंगे। आप अगर कंप्लाई नहीं करते हो, अगर कंप्लाई करते हो तो वहां पर जाकर आप बोलोगे कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, आपको अरेस्ट कर लेंगे। और अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो तो आपको बोलेगा 3 नोटिस मिस होएगा। तो मंडे ये कोर्ट में जाएंगे और आपके नाम पे अरेस्ट वारंट ले लेंगे, आपको वो हिफाजत में ले लेंगे। तो इस सिचुएशन में मैंने बोला लेने दो, क्या प्रॉब्लम है, वो फिर कोर्ट में फाइट होगा, मैं बाहर आ जाऊंगा, मैं तो कुछ गलत किया नहीं। बोले ऐसे बात है ही नहीं, अगले 6 महीने तक आप बाहर नहीं आ पाओगे। आपको एक केस सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल में दे देगा, बोलेगा यहाँ पर साइकिल चोरी हुआ है, इसका कंस्पिरेसी शुद्धशील घोष ने किया है, भाई उसको मुझे 15 दिन के लिए चाहिए। आप उस केस 15 दिन हो जाएगा, आपको बेल मिल जाएगा, तो आप देखोगे मिदनीपुर से आपके पास चला जाएगा, बोलेगा यहाँ पर एक चेन स्नैच हुआ है, आपके एक बिल्कुल। के बाद एक झूठा केस में ऐसे फंसा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगले 6 महीने तक आपको जेल में रखने का प्लानिंग है। आप बाहर मत आओ, आप अपना बयान मत दो। आप जो ये बात बोल रहे हो, हिंदू को जगाने की कोशिश कर रहे हो, लोग जाग भी रहे हैं और ये ममता बनर्जी के अगेंस्ट में वोट बैंक बन रहे हैं। तो ये खतरा बन चुके हो आप लोग, ये है सिचुएशन। तो ये सब लोगों को करेगा, जो इसके लिए खतरा है उसको वो ऐसे ही पावर को मिस यूज करके करता है। ये मेरे नहीं, सारे का ये केस है। आप सोच लो, यूट्यूब से मेरे अकाउंट में पैसा आता है, इसको इसके लिए मैं इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स भी देता हूं। जो आता है बैंक के थ्रू आता है, वहां पर डॉलर से आता है, वही लोग कन्वर्ट करके आईएनआर में कर देता है। ये लोग बैंक को एक चिट्ठी करते हैं कि भाई इनके अकाउंट में जंगी है, मतलब टेररिज्म के साथ कुछ एक्टिविटी है, इसका अकाउंट फ्रीज कर दो। आप सोच लीजिए, मेरे अकाउंट में अगर पैसा नहीं आएगा, मैं पैसा उठा नहीं पाऊंगा, मेरे बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगा? ये लोग इतना बेरहमी से अत्याचार करते थे। ये सब छोड़ दीजिए, मेरे सासू माँ जिसके मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, उनका एक अकाउंट है वो फ्रीज हो गया। जब पता चला कि फ्रीज हो गया, मैं मैनेजर से बात किया तो बोला कि आपके नाम में एक पुराना केस है। मतलब कब? बोला 2021 का। वो पुलिस ने मुझे बोला मॉनिटर करने के लिए, तो मैनेजर गलती से मॉनिटर की जगह वो फ्रीज कर दिया, इसलिए मुझे पता चला। आप सोच लीजिए, मेरे सासू माँ का अकाउंट फ्रीज हो रहा है। तो ये लोग कितना अत्याचारी है, कितना अत्याचार करते थे। तो बिल्कुल, ये आप राकेश सिंह का बेटा जैसे का करेंगे। सुदर्शील जी, आप जैसे कितने सारे पत्रकार होंगे जिनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, और ये राकेश सिंह जी का बेटा भी इसीलिए अंदर था 6 महीने से। लेकिन अभी जिस तरह से फेंसिंग लगाने का काम शुरू हुआ है, वो कितने सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि बीएसएफ के जवानों पर उस तरफ से पथराव करने के लिए भीड़ इकट्ठी हो रखी है बॉर्डर पर। वो भीड़ भी तो ममता के कहने पर आई होगी ना, ममता की जो सांठगांठ भी है वहां पर है। जहां जमात के लोग या जमीयत के लोग कहते हैं ममता बनर्जी को कि तुम आगे बढ़ो, दिल्ली पर हमला कर दो, 17 लाख मुसलमान तुम्हारे साथ है, वही लोग ही सारी भीड़ भेज रहे होंगे। आप एक चीज अच्छे से देख लीजिए अंजू जी, तो आपको ये सारे मसला क्लियर हो जाएगा। बांग्लादेश में रिसेंटली वोट हुआ है, वहां पर सत्ता में आ गया बीएनपी, लेकिन वेस्ट बंगाल बॉर्डर के जितने भी सीटें हैं सारे चले गए जमात के पास। क्यों? क्योंकि ये जो फेंसिंग नहीं थे, जो ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का मशीनरी थे, तब वो बांग्लादेश चले गए, उनके लिए वोट करा दिया और उस एरिया को बीएनपी ने कुछ नहीं कर पाया, वो सीट उनके पास चले गए। और उसके बाद ये फेंसिंग नहीं थे, फिर से वापस वेस्ट बंगाल आ गए। तो जो चिकन नेक्स का एरिया है, उत्तर दिनाजपुर का एरिया है, जो बॉर्डर का एरिया है, सारे सीट टीएमसी के पास है। आप समझ लीजिए इक्वेशन क्या हो रहे थे। तो वहां पर अगर बॉर्डर हो जाएंगे, फेंसिंग हो जाएंगे, तो इधर उधर जाने का जो चीज है खत्म हो जाएगा। जमात का जो सपोर्ट टीएमसी का है वो खत्म हो जाएगा, और टीएमसी जमात वाले का जो सपोर्ट है उस जमात के लिए वो भी खत्म हो जाएगा। तो पत्थरबाजी तो होगा ही। और ममता बनर्जी ये करने के लिए बोलेंगे क्योंकि ममता बनर्जी एंटी इंडियन है। जब हम वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, वो सवाल उठाते हैं हमारे आर्मी के ऊपर।
जब यहाँ पर पोलिंग के लिए सीआरपीएफ जवान आते हैं, तब वो अपने महिला कार्यकर्ता को बोलता है कि भाई आप आगे चले जाओ, उसके साथ खेला होवे, मतलब आपके घर में जितना भी कुछ है, आपके पास कुछ भी नहीं है तो डंडा ले लो, काटने के लिए जो भी है वो ले दो और आप सीआरपीएफ को घेर लो, और आपका जो घर का पुरुष रहेगा वो पीछे से आपको सपोर्ट देंगे। क्या सपोर्ट देंगे? आपके यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए सीआरपीएफ का जवान आ रहा है, आपका क्या दिक्कत है? उनको महिलाओं को ऐसे क्यों घेरना है? बोलता है ये सीआरपीएफ आके भाजपा के लिए वोट रिगिंग करेंगे। कहां पर होता है? सारे चीज वीडियोग्राफी है, आप एक भी इंसिडेंट दिखा दो जहां पर सीआरपीएफ रिगिंग कर रहा है। सीआरपीएफ का वो काम ही नहीं है, वो बात देखता है कि कोई रिगिंग नहीं कर पाए। लेकिन जो महिला इतना घिनौना काम हमारा आर्मी के साथ करता है, हमारा आर्मी के ऊपर वो डाउट क्रिएट कर देता है, और जिसलिए पाकिस्तान के पार्लियामेंट के जिसके नाम के चर्चा होता है, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल में जिसके नाम के थैंक यू दिया जाता है कि वो है तो हमको भारत के अगेंस्ट लड़ने का क्या जरूरत है, वो कितने बड़ा एंटी इंडियन है। तो जो भी कारनामा अभी कर रहे हैं और इतने दिन से करके आए हैं, तो वो क्या है? इंडिया के अच्छे के लिए है, बंगाल के अच्छाई के लिए है। अगर होता तो जनता जनार्दन उसका सुपरा साफ क्यों कर देते? इतना भारी रकम से कोई, आप सोच लीजिए 2021 का जो इलेक्शन था, उनको क्या 217-18 सीट मिले थे। उसके बाद भाजपा से बहुत सारे एमएलए आपके पार्टी में ले लिया, तो 230 के आसपास उसका एमएलए थे, वहां से एकदम घट के 80 में आ जाता है, और वो भी मुस्लिम इलाका में। बाकी जहां पर भी 30% हिंदू है, 30% से ऊपर हिंदू है, एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं। तो इसके मतलब क्या है? कितना बड़ा एंटी इंडियन, एंटी बंगाली काम कर रही थी, इसलिए बंगाल का जनता को यह समझ में आया और उनको लात मार के भगाया। फिर भी सत्ता से जाने के बाद भी अभी सी बाहर से जो जब भी सिग्नल आ रहा है, तो उनका बयानबाजी हो रहा है। इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, और इसके लिए कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। बाहर रखना सेफ नहीं है। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये अंदर जाने चाहिए। अभी तो वो जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं अभिषेक बनर्जी की, उसकी भी तो लिस्ट तैयार है ना। भेजा है ना म्यूनिसिपैलिटी ने, कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी ने एक नोटिस उनको कि बताएं, नक्शे लेकर आए, और एक हफ्ते के अंदर वहां डेमोलिशन भी हो सकता है। तो कार्रवाई तो हो रही है ना, मुझे लगता है। और ये कार्रवाई देखकर कम से कम बंगाली लोग खुश तो हो रहे होंगे कि इनको भी पकड़ा जा रहा है, जो सबसे बड़े एंटी नेशनल्स रहे। नहीं, बंगाली तो एक ही बात बोल रहा है कि ये सारे चीज के मेन हेड दो है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। सबसे पहले इन दोनों को जेल में डालो, बाकी सब अपने आप सरेंडर कर देंगे। जैसे जोगी बाबा के स्टाइल में होता था ना, कि वो टेररिस्ट सर पे ऐसे पोस्टर लेके जाता है कि हम सरेंडर करने जा रहे हैं, हमको एनकाउंटर मत करो। तो वही वाला सिचुएशन यहाँ पर करना होगा। जब तक अब नहीं करोगे तो ये सारे दिक्कत ये पैदा करने का कोशिश करेंगे। फिर ये गवर्नमेंट अभी फॉर्म हुआ है, तो उनका खुद का कुछ स्ट्रेटजी रहेगा, और ये सारे जो चीज है बहुत सेंसिटिव इशू है, तो ऑब्वियसली दे विल हैंडल इन देयर वे। तो हम लोगों को अभी इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए। बट लोगों को एक ही मिजाज है कि सबका जो हाल है, एक ही चीज में आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, भाई इन दोनों को उठा लो, बात खत्म हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल। लोग चले जाता है तो इनका जो नेटवर्क है वो वीक हो जाएगा, ये इतना बड़ा तो तामझाम नहीं कर पाएंगे। इनका नेटवर्क तो तभी वीक हो गया था। आप सोचो, किसी की हिम्मत हुई आकर फालता में रैली करने की? ममता बनर्जी नहीं आई, अभिषेक बनर्जी वो नहीं आया जो डायमंड हार्बर मॉडल की बातें करता था। किसी में हिम्मत थी वहां पर आने की? कन्विंसिंग करने के लिए कोई नहीं आया। इसीलिए तो फिर उसको आखिरकार वो जो जहांगीर पुष्पा बना फिरता था, उसको अपना नाम वापस लेना पड़ गया। वरना क्या दिक्कत थी कि वो चुनाव तो लड़ ही रहा था ना। उसकी पत्नी वोट डालने के लिए आई थी, वो तो नजर भी नहीं आया अपने बूथ पर। तो आप सोचिए कि डर तो इन लोगों को लग रहा है, और ये जिस तरह से दंगा भड़काने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, जांच एजेंसियों को इसकी खबर है। इसीलिए तो जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, अभी वो जून महीने में भी वहां पर तैनात रहेंगे। तो हम्म। आईबी को कोई ना कोई तो रिपोर्ट मिल रही है। और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि बाहर के लोग आ रहे हैं और ममता के हौसले बढ़ रहे हैं, इसलिए वो वीडियो बना बना कर धमकियां दे रही है। अभिषेक बनर्जी भी बड़े लंबे चौड़े पोस्ट लिख रहा है एक्स पर। दरअसल उनको लग रहा है कि बाहर के लोग उनको बचा लेंगे। उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर इस वक्त सारी सत्ता बदल चुकी है। किसी भी दिन किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि फलाने मामले में दोनों बुआ भतीजा अंदर हो गए। और बंगाल की जनता भी चाहती है, और शुभेंदु अधिकारी को पता है कि इनको अंदर करने से बात बनेगी। हर कोई यही चाहता है। तो चलिए, अभी तो फिलहाल फाल्ता में जो हार हुई है उसको पचाने की कोशिश करेंगे। ये बुआ भतीजा उसको लेकर भी बहुत बयानबाजियां कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी हार है उनके लिए, और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। चुनौतियां कई हैं, और शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से लगे हुए हैं, सुधाशील जी, वो हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
जय हिंद। थैंक यू अंजू जी, नमस्कार।